Hello, good morning everyone. Welcome to the Manu Law classes in the live session of Daily News Analysis. Today is 10th of February 2024. You are watching with Naresh Sharma. We are going to discuss various important news and current affairs with their background and their basic concepts along with their important facts. So you can deal such kind of questions which can be relevant in your examination and which are associated with current events. The first among the news is Bharat Ratna Award announcement. Recently the government of India has announced that now more three more persons will be awarded with the Bharat Ratna. Recently the government of India announced that two persons would be awarded with Bharat Ratna. One was Karpuri Thakur and other was L.K. Advani. Two persons' names were already announced. Now, three more persons have been announced that these will also get Bharat Ratna Award. तो भारत रत्न अवार्ड किस किस को मिलने वाला है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं कौन कौन है? एक तो पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। तो ये दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इस बार हैं जिनको भारत रत्न मिलने वाला है, ये अनाउंस हो चुका है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पायोनियर थे जिनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। ही इज नोन फॉर हिज एग्रीकल्चरल रिसर्च। इन्होंने इंडिया में जो फूड का क्राइसिस था उसको सॉल्व करने में मींस पायोनियर रोल इन्होंने प्ले किया और जो रिसर्च था एग्रीकल्चर का उसको फील्ड तक लेकर के गए। एक समय वो हुआ करता था जब इंडिया के लोगों की निगाहें जो पोर्ट हुआ करते थे, सी पोर्ट, उसकी तरफ रहती थी कि कब यूएसए से या ऑस्ट्रेलिया से या ब्रिटेन से कहीं से भी हमारे पास में फूड ग्रेन आएगा। तो अब हम इस सिचुएशन में हैं कि हम वर्ल्ड के सबसे बड़े टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ जो राइस है और आपका व्हीट है, इनमें टॉप प्रोड्यूसर्स में हम काउंट होते हैं। अपनी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उनको भी हम फुलफिल करते हैं और पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी करते हैं हम। तो फूड ग्रेन में जो प्रोडक्शन हमने इंक्रीज किया उसमें बड़ा रोल था एम.एस. स्वामीनाथन का और इधर फार्मर्स के लिए रिफॉर्म्स में काम किया चौधरी चरण सिंह। तो ये बड़े नाम हैं, बड़े मीन्स जो है महापुरुषों की संख्या में आते हैं। ये इन्होंने बहुत ज्यादा काम किए फॉर द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, फॉर द फार्मर्स। और अगर हम बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीएम नरसिम्हा राव साहब की, तो ये वो पर्सन है कि इन्हीं के समय पर इंडिया में जो एलपीजी के रिफॉर्म्स हैं उनको भी क्या मिली, एक स्टेज मिली, एक प्लेटफॉर्म मिला, एक पुश मिला। तो यहाँ से स्टार्ट हुई फिर इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की। एंड इट इज इन एडिशन टू मीन्स ये जो तीन नाम है ये पहले के जो दो हैं उन्हीं के साथ में ऐड हो जाएंगे। कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर सोशोलॉजिस्ट थे और फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज एल.के. अडवाणी। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि इस बार ये जितने 5 अवार्ड इस बार मिलने वाले हैं, ठीक है, और इन 5 में से जो 4 अवार्ड है वो पोस्टथमस है। बाकी ओनली 1 अवार्ड एक व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी मीन्स अवेलेबल हैं और वो है मिस्टर एल.के. अडवाणी, इनको अवार्ड दिया जाएगा। बाकी 4 लोग अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री इस बार फिर से बन गई कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 5 लोगों को एक ही साल में 1 ईयर में भारत रत्न अवार्ड मिल रहा है। अदरवाइज जनरल नॉर्म ये है कि ओनली 3 पर्सन को एक बार में भारत रत्न दिया जा सकता है। ऑल्दो एक बार 1999 में भी ऐसा हुआ था कि उस बार 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। तो इस बार 5 लोगों को भारत रत्न का अनाउंसमेंट हो चुका है। 9 फरवरी को ये अनाउंसमेंट हुआ। उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर जो थे पीएम जो है राव, जिनकी बात करें नरसिम्हा राव, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर होते, तो उन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। जनता पार्टी के सीएम रहे चरण सिंह, चैंपियनिंग फॉर फार्मर्स कॉज के लिए उन्होंने जो है काम किया। और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हमारे थे जिनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन,
इन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में अपनी सर्विसेज दी। तो दिस ईयर टोटल 5 हो जाते हैं, हाईएस्ट नंबर है अब तक का। 1999 में केवल जो है 4 लोगों को मिला था, बाकी इस बार फिर से एक हिस्ट्री का जो है इवेंट डेवलप हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको इसको रिवाइज करवा देता हूं कि इस बार टोटल 5 पर्सन को भारत रत्न मिल रहा है। इसमें से एक व्यक्ति अभी तक जीवित हैं, वो है LK अडवाणी साहब। बाकी जो 4 हैं वो इस दुनिया में नहीं है, तो 4 लोगों को पोस्टफॉर्मसली अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो इन 5 के नाम आपको मुंह जुबानी होने चाहिए, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस दैट हु हैव बीन अवार्डेड विद भारत रत्न इन 2024। तो इनके नाम अनाउंसमेंट हुए हैं, बाकी आने वाले टाइम में इनको रत्न अवार्ड जो है मिल जाएगा। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन पाकिस्तान। अभी देखो पार्लियामेंट के इलेक्शन पाकिस्तान में भी कंडक्ट हुए हैं, इंडिया के भी होने वाले हैं 2 महीने बाद। ठीक है, अप्रैल मई में इंडिया में भी हो जाएंगे। यहाँ देखो एक बात ये हो रही थी कि भाई पाकिस्तान में हंग असेंबली बनेगी। हंग असेंबली क्या होती है? जब किसी एक पार्टी को क्लियर विक्ट्री नहीं मिलती है, मींस जब किसी एक पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लायक सीट्स नहीं विन होती कि वो अकेले ही गवर्नमेंट बना सके, सबको थोड़ी थोड़ी सीट्स मिल जाती हैं। इन सच कंडीशन जो हंग असेंबली का क्या होता है उससे डेवलप होता है, बिकॉज ना वो इधर के ना उधर के। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया है किसके सपोर्ट में, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर इमरान खान, उनकी पार्टी की तरफ से लोगों ने क्या किया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन फाइट किया, बिकॉज उनकी पार्टी वगैरह पर बहुत सारे केसेस वगैरह वो सब चला दिए। देखो पाकिस्तान में इलेक्शन तो नाम के लिए होता है, बाकी वहाँ की आर्मी डिसाइड करती है कि कौन पीएम बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन अच्छी बात यह है इस बार के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है इमरान खान, उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं इंडिपेंडेंट, उनमें से उनको करीब 92 सीट्स उन्होंने जो है विनिंग उनकी होती हुई दिख रही है। इलेक्शन जब तक हम न्यूज बना रहे हैं तब तक अभी जो है रिजल्ट जो वोटिंग है वो अभी काउंटिंग में थी। आउट ऑफ 226 कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुए थे, जिसमें से 92 किसके पास दिख रही है हमको, इसके पास में प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं इमरान खान के पास में, ये अभी कंटिन्यूस में है। और हालांकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नया नहीं है कि वहां पर रिगिंग, स्पोरेडिक वायलेंस, कंट्री वाइड मोबाइल फोन शटडाउन, ठीक है, ये सब जो है देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान में ये हमेशा होता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वहां पर नहीं होते हैं। तो इस बार भी वैसा ही वायलेंस वगैरह सब हुआ है। अब देखो यहाँ पर पार्टी कौन कौन सी है। मिस्टर खान जो है क्रिकेटर रह चुके हैं, ये इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, ठीक है। और दूसरी पार्टी है, फॉर्मर 3 बार ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, दैट इज नवाज शरीफ, ठीक है। नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, एन फॉर मींस नवाज। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, इनकी पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ठीक है। तो ये 3 पार्टी अभी पाकिस्तान में किसमें है, मेन स्ट्रीम में है, और ये इलेक्शन फाइट कर रही है। देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि जो इमरान खान है, लास्ट टाइम जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो वहां की आर्मी ने इनका सपोर्ट किया, और उन्होंने मींस इनको सेलेक्ट करके जैसे तैसे करके मींस क्या बनवा दिया, प्राइम मिनिस्टर। बिकॉज वहां की आर्मी सारे के सारे इलेक्शन वगैरह सब मैनेज कर देती है, वहां की जुडिशरी को भी आर्मी ही चलाती है, वहां के इलेक्शन कमीशन को वहां की आर्मी चलाती है। तो जो वहां पे आर्मी चाहती है वो होता है। इसीलिए पाकिस्तान में कई बार कहा जाता है द लास्ट वर्ड या द फाइनल वर्ड। तो यहाँ फाइनल वर्ड किसका होता है, वो होता है पाकिस्तान की आर्मी का। जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में आर्मी जो चलती है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट चलती है वो आर्मी के अकॉर्डिंग चलती है। तो ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। तो टू फॉर्म अ गवर्नमेंट अ पार्टी मस्ट विन 130 सीट्स, उनको विन करनी होती है 265 में से। बाकी बची कुछ सीट्स पर क्या होता है, नॉमिनेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अब देखो 92 93 आई थिंक जो सीट्स हैं वो हमको दिख रही है किसके पास में, जो है इमरान खान के पास में। तो इनको कितनी सीट्स और चाहिए, कि अराउंड 40 सीट्स के आसपास इनको और चाहिए, तो इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। तो कहीं से अगर इन्होंने जुगाड़ कर लिया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड कीपिंग डेट इंटैक्ट, आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि क्या हम चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं किसको, प्रीएम्बल को, विदाउट चेंजिंग द डेट। डेट को चेंज किए बिना क्या हम चेंज कर सकते हैं इंडिया के
कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को, तो क्या इश्यू है, लेट्स सी इट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को पूछा कि भाई ये बताओ कि क्या जो प्रीएम्बल है उसको हम चेंज करें और उसकी डेट ना चेंज करें, ठीक है। द प्रीएम्बल वाज अमेंडेड, अभी तक केवल एक बार चेंज हुई है 1976 में, और वो था हमारा जो है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट का समय, जब उन्होंने 2 नए वर्ड ऐड किए उसमें, ये था सोशलिस्ट और सेक्युलर, और ये यूनिटी ऑफ द नेशन को रिप्लेस कर दिया गया था यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन से। तो ये हुए थे उस समय चेंज। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि इंडिया की जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अब तक कितनी बार अमेंड हुई है। सो इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का नंबर पूछ लिया जाता है अमेंडमेंट का, तो इट वाज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट वाज द फेज ऑफ इमरजेंसी। तो ओरिजिनली अगर हम बात करें तो जो टेक्स्ट था प्रीएम्बल का वो कहता था कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक, ये 2 वर्ड थे, बाद में इनके बीच में वर्ड जोड़ दिया कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो ये हो गया सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये वर्ड हमने इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि हम अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या हमारी जो प्रीएम्बल है जो चेंज हुई थी 42nd अमेंडमेंट में, क्या डेट की चेंज किए बिना उसको चेंज किया जा सकता था। अब आप सोच रहे हो ये अब ये बातें क्यों हो रही हैं, तो ये बात इसलिए हो रही है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी है ना, इन्होंने क्या किया है, केस किया है सुप्रीम कोर्ट में और उनकी प्रोसीडिंग चल रही है। तो उन्होंने ये कहा है कि 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था जिसमें प्रीएम्बल को चेंज किया था, तो वो इनवैलिड है, वो गलत है, वो हो ही नहीं सकता था, ठीक है। इन्होंने ये चैलेंज कर दिया है। तो इस वजह से ये क्या हो रहा है, सुनवाई हो रही है, इस पर प्रोसीडिंग्स हो रही है। बिकॉज जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भाई, उसने अडॉप्ट एनेक्ट और गिव टू अवर सेल्व्स किया था ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को। इसलिए तो उसके वर्ड क्या है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू हियरबाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमारी प्रीएम्बल में ये वर्ड हैं जो एंड कर रहे हैं, तो उनका ये मतलब है कि हमारी संविधान सभा में हम 26 ऑफ नवंबर को 1949 को इस प्रीएम्बल को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप को समर्पित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। लेकिन जिस समय इन्होंने ये काम किया, ये जो वर्ड लिखे गए, तो उस समय तो ये वाले वर्ड थे नहीं ना, तो इट मीन्स ये वर्ड तो बाद में ऐड किए गए। जबकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हमको उसको मीन्स उसकी प्रीएम्बल को जब हम रीड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये वर्ड उस समय भी थे। बिकॉज जब इस लाइन को पढ़ोगे तो लाइन एंड में तो आप यही कहोगे ना कि इस दिन हुआ ये सब। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल था, तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इसको चैलेंज किया है कि उस समय ये जो चेंज हुआ था वो गलत था, उसमें 26 नवंबर जो है उसको चेंज करना चाहिए फिर हमको। नाउ एक प्रोग्राम है जिसको लॉन्च किया है किलकारी प्रोग्राम। इसका नाम क्या है, किलकारी। यू नो किलकारी, किलकारी का मतलब होता है जो बच्चे बचपन में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो हंसते हैं, बहुत अच्छे से मुस्कुराते हैं ना, तो उनको कहा जाता है किलकारी। तो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है क्या, किलकारी प्रोग्राम फॉर बेनिफिशियरी इन लोकल कंटेंट इन गुजरात एंड महाराष्ट्र में अभी इन्होंने इसको स्टार्ट कर दिया। क्या है ये लोकल कंटेंट और ये सब, देखो किलकारी का मीनिंग आपको बता दिया, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स है। देखो ये क्या है, एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो माताएं बहन जो मीन्स प्रेग्नेंट होती हैं जब, ठीक है, तो प्रेगनेंसी के समय पर उनको कुछ डायरेक्शंस की, एडवाइस की, उस सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा कि यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से उन महिलाओं को, ठीक है, ऑडियो मैसेज सेंड किए जाएंगे और उनकी लोकल भाषा में होंगे, लोकल कंटेंट में होंगे। ये फ्री होंगे, वीकली होंगे, और जब जब प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है उसी समय इसको क्या किया जाएगा, इन मैसेजेस को सेंड किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उन लेडीज को, उन प्रेगनेंसी जिनको जो प्रेग्नेंट हैं या जो पूरी फैमिली है, उनको कई बार क्या मिलेगा, एक नॉलेज मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी कि उस समय को जो क्रिटिकल पीरियड होता है मींस प्रेगनेंसी वाला,
तो उसको कैसे डील करना है, उसमें किन किन चीजों का प्रिकॉशन लेना है, वो सारे के सारे इस मैसेजेस के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे और वो प्रेगनेंसी से लेकर के चाइल्ड बर्थ तक चलते रहेंगे। वो मैसेजेस सबको प्रोवाइड किए जाएंगे। हो सकता है बाद में फिर ये जब बच्चा एक मीन्स थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, 1-2 साल का नहीं हो जाता, तब तक उनकी क्या क्या केयर करनी है, वो सारी चीजें भी इसमें ऑडियो मैसेजेस के थ्रू आएंगे, तो महिलाओं को वो उनको क्या मिलेगा, सुनने को मिलेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ट्रेंड ऑफ पासिंग एक्स पार्टी ऑर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी को किया है क्रिटिसाइज। अब आपको पता ही होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसका बेसिक या बैकग्राउंड या की फैक्ट्स, इसका स्टैटिक वाला पोर्शन अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इश्यू क्या है पहले हम ये देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है वो एक केस को सुन रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने इसमें अपने ही मन से सुओ मोटो लिया, किसका, इसकी एनजीटी की प्रोसीडिंग्स का, ठीक है। हुआ क्या कि रिसेंट ईयर्स में, रिसेंट टाइम में जो एनजीटी है वो क्या कर रहे हैं, एक्स पार्टी ऑर्डर्स को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने ट्रेंड जैसा बना लिया है एनजीटी ने। तो सुप्रीम कोर्ट, अच्छा पहले ये समझ लो आपके एक्स पार्टी ऑर्डर होता क्या है। एक्ट देखो, जब हम किसी कोर्ट में जाते हैं तो 2 पार्टी होती है उसमें, ठीक है। मान लो इसने कोई एलिगेशन लगाई इसके अगेंस्ट में, तो इसने एलिगेशन लगाए तो बी को क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि आप इसके एलिगेशन को क्या करो, रिप्लाई करो, ठीक है। अगर आप सोचो कि ए ने कोई एलिगेशन लगाए, अपना कोई इश्यू लेकर के कोर्ट में गए और कोर्ट ने इसको सुने बिना ही क्या कर दिया, ऑर्डर इश्यू कर दिया, तो इसी को कहा जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर्स, ठीक है। तो ऐसा एक ट्रेंड जैसा जो है देखने को मिल रहा है एनजीटी के रिसेंट ऑर्डर्स में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रिटिसाइज किया है, कहा है कि ये सब ऐसा ठीक नहीं है, बिकॉज एक्स पार्टी ऑर्डर्स जो हो रहे हैं वो किसी दूसरी पार्टी को तो आप सुन ही नहीं रहे, और ये किसी जुडिशियल सिस्टम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिस इज रिकरेंट एंगेजमेंट इन यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग। आप एक तरफ से डिसीजंस को लेते चले जा रहे हैं, प्रोविजनिंग एक्स पोस्ट फैक्टो रिव्यू हियरिंग एंड रूटीनली डिसमिसिंग इट हैज बिकम अ नॉर्म। और बाकी दूसरी पार्टी के जो है नॉर्म वगैरह वो सब है, उनको आप डिसमिस करते चले जा रहे हो, दूसरी पार्टी को सुनने का टाइम भी नहीं दे रहे हो। Imposition of huge sums for damages proved to be counterproductive in safeguarding environment। आप लोगों तक वन पार्टी के थ्रू क्या कर रहे हो, बहुत सारे ह्यूज मींस जो है क्या बोलते हैं, डैमेजेस के लिए आप मींस उन पर फाइन लगा रहे हो, बहुत बड़े बड़े फाइन लगा रहे हो, जबकि उनको सुन भी नहीं रहे हो। ट्रिब्यूनल मस्ट एंश्योर प्रोसीजरल इंटेग्रिटी टू एंश्योर हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन जस्टिस एंड ड्यू प्रोसेस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमको इंटेग्रिटी और हार्मोनियस बैलेंस को बनाए रखने के लिए ट्रिब्यूनल को चाहिए कि वो एक प्रोसीजरल जो इंटेग्रिटी है उसको फॉलो करे। मींस इस तरह से वन पार्टी बेस्ड ऑर्डर्स या डिसीजन ना दे, दोनों ही पार्टी को सुने और फिर उसके बाद में डिसीजन दे। नाउ लेट्स हैव सम की पॉइंट्स अबाउट एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम जान लेते हैं, इसका की बैकग्राउंड क्या है। एनजीटी का मतलब ये देखो, ये कैसी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखो कई बार से मैं इसको रिवाइज भी करवा रहा हूँ तो आपको याद भी हो गया होगा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाए, ठीक है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के थ्रू बनाए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या, उसको पार्लियामेंट के या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाए, उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर कोई बॉडी उसका प्रोविजन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जैसे यूपीएससी, यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एनजीटी क्यों, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी है एनजीटी बिकॉज इसके लिए अलग से एक एक्ट आया था, क्या नाम था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो इसीलिए कैसी बॉडी है ये, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी, स्पेशल बॉडी है ये, equipped with necessary expertise to handle environmental disputes involving multidisciplinary issues। एनवायरमेंट को लेकर के बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं उनके लिए ये अपने आप में एक्सपर्ट है। देखो इसको इसलिए बनाया गया भाई, देखो जुडिशरी है,
उसके पास में ऑलरेडी बहुत सारा काम है, ओवरबर्डन है। और जो जजेस होते हैं वो जरूरी नहीं कि एनवायरमेंट के इश्यूज के भी वो एक्सपर्ट हो सकता है वो आईपीसी का एक्सपर्ट है कोई जज, कोई सीआरपीसी का एक्सपर्ट है, कोई एविडेंस के एक्सपर्ट है, या कोई 3-4 के एक्सपर्ट है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे जज सारे के सारे लॉ के सारे फैक्टर्स के स्पेशलाइज हो, जो है एक्सपर्ट हो, नहीं। तो इसीलिए लेकर के आए थे हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, कि ऐसे इश्यूज को एक स्पेशल बॉडी डील करे जिसमें इस फील्ड के नॉलेज रखने वाले लोग हों। तो इट इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू काम करती है। इसमें जो सिविल प्रोसीजर कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह वो सब काम नहीं करते, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर काम करती है। मींस कि कोई भी व्यक्ति अपने केस में स्वयं से जज नहीं होगा, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, है ना। ऐसे कुछ नेचुरल जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए ये काम करता है। नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 या इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो नॉर्मली जब हम किसी कोर्ट में प्रोसीजर चलते हैं, या तो वो सिविल केस होता है या वो क्रिमिनल केस होता है, तो ऐसे केसेस में वहां पर दोनों के ही प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। लेकिन एनजीटी के पास में जब प्रोसीडिंग्स होती हैं तो वहां पर ना तो आपको सिविल प्रोसीजर कोड के जो प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता, और ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट को। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें मीन्स प्रोसीजर पर ज्यादा फोकस ना करके फोकस किया जाता है कि सच है जो वो कैसे निकल करके आए, और एक सही जो डिसीजन है वो आए, न्याय मिले उसको। इनका मेन कंसर्न होता है। एनजीटी इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु सिट्स इन द प्रिंसिपल बेंच, दिल्ली में बैठते हैं, और इनका एक चेयरमैन होता है। देयर आर एटलीस्ट 10 but not more than 20 judicial members, means minimum 10 मेंबर होते हैं इसमें, जो जिनका बैकग्राउंड क्या होता है, जुडिशियल बैकग्राउंड होता है। मीन्स वो मोस्टली जजेस या एडवोकेट वगैरह होते हैं, वो होते हैं। मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं कि 10 मेंबर इसके ऐसे होंगे जो एनवायरमेंट उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे, एमिनेंट पर्सन होंगे जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे, 10 मिनिमम, और मैक्सिमम 20 होंगे। तो इसमें एक्चुअल में 10 जुडिशियल मेंबर हो गए मिनिमम 10, और 10 ही मिनिमम हो गए एनवायरमेंट के एक्सपर्ट्स, जिसमें प्रोफेसर हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, जो उसी फील्ड के, और 20 मेंबर हो जाएंगे आपके जुडिशियल फील्ड के। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनजीटी। तो देखो मैं आपको कई बार रिवाइज करवा चुका हूँ एनजीटी को, तो आई होप कि जब भी एनजीटी से आपके पास में बेसिक क्वेश्चंस आए तो वो आपके इनकरेक्ट नहीं होने चाहिए। तो नाउ लेट्स रिवाइज ऑल द न्यूज फॉर टुडे। भारत रत्न अवार्ड इस बार 3 लोग और ऐड हो गए उसमें, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। 2 लोगों को पहले ही बोल दिया गया था, कर्पूरी ठाकुर और एलके आडवाणी साहब को। ठीक है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन पाकिस्तान में हुए हैं, तो वहां पर भी नई गवर्नमेंट बनने वाली है, ये हमने देख लिया। बाकी 3 मेन पार्टी जो है इस समय कंटेस्ट में है। प्रियम्बल को अमेंड होकर के चीजें थी, इसमें हमने देखा कि कब ये अमेंडमेंट हुआ था इसका, और कितने अमेंडमेंट इसमें हो चुके हैं, क्या नए वर्ड इसमें ऐड किए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है किलकारी प्रोग्राम, जो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए है। रिसेंटली भी गुजरात महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज में इसको जो है लॉन्च किया गया है, बाकी ऑल ओवर इंडिया भी ये इशू होगा, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज को गाइड करने के लिए है। फिर है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको जो है इसके जो बहुत ज्यादा एक्स जो है पार्टी ऑर्डर्स हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया, भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसको ठीक करो, प्रोसीजर पर भी ध्यान दीजिए, दूसरी पार्टी को भी सुनिए, तब आप अपने ऑर्डर्स को, अपने जो मीन्स जजमेंट्स हैं उनको पास कीजिए। फिर हमने इसके कुछ बैकग्राउंड के पॉइंट देखे, किसका कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, क्या मैंडेट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, इसके कितने मेंबर्स होते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड टुडेज सेशन in the hope that we will meet again in the next session. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।